हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी की चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारी ज्योग्राफी की बुक का ये तीसरा चैप्टर होने वाला है। इससे पहले हम 6th क्लास की बुक को कंप्लीट कर चुके हैं और 7th क्लास में भी हमारे 2 चैप्टर यहाँ पर हो चुके हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 3, इसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखिए, जो हमारा स्थल मंडल है, अब स्थल मंडल क्या है ये आप पढ़ चुके हैं। ये हम पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि स्थल मंडल क्या होता है। तो हमारा जो स्थल मंडल है ये अनेक प्लेटों में विभाजित है और इन प्लेटों को क्या कहते हैं? तो इन प्लेटों को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो यानी कि हमारा जो स्थल मंडल है प्लेटों में बटा हुआ है और उन्हें क्या नाम दिया गया है? स्थल मंडलीय प्लेट। अब ये जो प्लेट है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और प्रत्येक वर्ष में कितना? केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, यानी कि बहुत ही कम, लेकिन धीरे धीरे गति करती रहती हैं। अब पृथ्वी के अंदर क्या होता है? जो मैग्मा पिघलता है, उस पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो पृथ्वी की प्लेटों में गति किस कारण होती है? तो मैग्मा में होने वाली गति के कारण। अब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो एक वृत्तीय रूप में घूमता है। ठीक है, कैसे? आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं कि एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें, यानी कि उस पानी को हमें गर्म करना है। और जब गर्म होने पर आप क्या देखेंगे? जब पानी गर्म हो जाएगा तो गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ ये जो गोली है ये नीचे बैठती है। और पृथ्वी के अंदर जो स्थित पिघला हुआ मैग्मा है वो भी इसी तरीके से गति करता है। तो यहाँ पर समझाने के लिए बच्चों को एक प्रयोग करके दिखाया गया है। अब आगे बात करते हैं कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। यानी कि जब प्लेटें अंदर गति करती हैं तो पृथ्वी की जो सतह है वहाँ भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब पृथ्वी की जो गति है उसको बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। यानी कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल और यानी कि एंडोजेनिक फोर्स, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो आपको ये दोनों बल या फोर्स जो हैं इनके नाम याद रखने हैं और ये किस कारण होते हैं ये भी। अब देखिए, अंतर्जनित जो बल है वो कभी कभी क्या करते हैं? आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। तो कभी धीमी गति, यानी कि कभी तो एकदम तेज़ गति करते हैं, कभी धीरे धीरे। तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यानी कि जब तेज गति होती है तो भूकंप आते हैं या ज्वालामुखी आते हैं, वो इन्हीं अंतर्जनित बलों के कारण आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसे एक डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे सबसे पहले पृथ्वी की गतियाँ हैं तो इन्हें 2 भागों में बांटा जाएगा, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। उसके बाद बहिर्जनित बल 2 तरीके का होगा। आकस्मिक बल में जैसे आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया और भूस्खलन हो गया। और दूसरा है पटल विरूपण बल, जिसमें आपके पर्वत निर्माणकारी बल, यानी कि जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है। अब बहिर्जनित बल की बात करें तो इनमें अपर्दन और निक्षेपण है। जैसे कि नदियाँ हैं, नदियाँ जो होती हैं वो बहिर्जनित बल के कारण होती है। इसके अलावा हवा है, समुद्री तरंग है और हिमनद है। अब हमने पढ़ते हैं ज्वालामुखी के बारे में। उससे पहले स्थल मंडलीय प्लेट है उसको देखते हैं कि भूपर्पटी जो होती है उसमें अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की। देखिए, ज्वालामुखी क्या है? भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे क्या होता है? पिघले हुए पदार्थ जो होते हैं वो अचानक निकलते हैं। तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी का चित्र दिया गया है और यहाँ पर दिखाया गया इस तरीके से लावा निकलता है, क्रेटर है, यानी कि जो इसके अलावा गैस और राख यहाँ से निकलेंगी। अब शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है? एंडोजेनिक, एंडो का अर्थ होता है अंतः और एक्सो का अर्थ होता है बाह्य, जेनिक का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक और
एक्सोजेनिक, ये दोनों यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे बने हैं। अब स्थलमंडलीय जो प्लेटें होती हैं उसमें गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और ये जो कंपन है यानी कि जो पृथ्वी कांपती है, ये पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, और इसी कंपन को क्या नाम दिया जाता है? तो भूकंप नाम दिया जाता है। तो आपने ज्वालामुखी समझ लिया, भूकंप समझ लिया। अब भूकंप में भी कुछ शब्दावली है जो आपको याद रखनी है, जैसे भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होगा वो उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है, और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आप जब देखते हैं, जब कभी भूकंप आता है किसी जगह पर, तो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इस तरीके से कहते हैं कि भूकंप का अधिकेंद्र यहाँ था, जैसे अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान, इस तरीके उधर की तरफ ज़्यादा भूकंप हमें देखने को मिलते हैं, और उनका जो प्रभाव है वो हमारे भारत में भी दूर तक देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब देखिए, यहाँ आपको पिक्चर के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया है कि देखिए ये है भूकंप, ये हमारी पृथ्वी की अंदर का हिस्सा है। अब देखिए उद्गम केंद्र कौन सा है? यहाँ, जैसे यहाँ से उत्पन्न हो रहा है भूकंप, जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, और ये क्या है? भूकंप का उद्गम केंद्र। अब इसके बाद ये है अधिकेंद्र, इसके बाद ये प्लेट की सीमा है, और ये है भूकंप की तरंगें जो कि सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। अब बात करते हैं कि भूकंप की जो तरंगें हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, पहली है पी तरंग, दूसरी है एस तरंग, और तीसरी है एल तरंग। पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, एस को अनुप्रस्थ, और एल तरंगों को पृष्ठीय तरंग भी कहा जाता है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर आगे है कि यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, यानी कि भूकंप की जो भविष्यवाणी है उसको हम पहले से नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग जो होते हैं कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, और सांपों का धरातल पर आना। यानी कि जब भूकंप आने वाला होता है तो जो जानवर होते हैं उनको पहले से आभास हो जाता है। तो जो जैसे सांप हैं, अगर हम सांप की बात करें तो सांप ज़मीन पर आ जाते हैं, अपने मतलब ज़मीन के अंदर रहते हैं बिल बनाकर, लेकिन जब भूकंप आने वाला होता है तो धरातल पर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्थानीय लोग होते हैं उनके व्यवहार को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि गुजरात में भूकंप द्वारा किस तरीके से विनाश हुआ था, किस तरीके से बिल्डिंग्स गिर गई थी और बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। उसके बाद भुज में भूकंप की झटके, यानी कि 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में, भुज कहाँ है आपका? ये गुजरात में है। तो यहाँ पर रिक्टर स्केल पर जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता कितनी मापी गई थी, यानी कि रिक्टर स्केल पर मापी जाती है तो 6.9 की तीव्रता का भीषण भूकंप यहाँ पर आया था। कहाँ? भुज में। कब आया था? 26 जनवरी 2001 को। अब इससे क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए वो स्कूल हुए, क्योंकि 26 जनवरी को सभी स्कूल खुले होते हैं, स्कूल्स में प्रोग्राम होते हैं, हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो स्कूलों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो स्कूलों की इमारतें गिरने से 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है, यानी कि उस समय की क्या है, न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसके अलावा 3 दिन बाद भी भोजन और कंबल चीज़ें वहाँ पर नहीं पहुँच पाई हैं। फ़ोन लाइन, जल लाइन, पाइप लाइन, ये सब अवरोधित हो गए थे, आग लग गई थी, और राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी, और मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, यानी कि इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने मांगी थी। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भूकंप है इसका मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो भूकंप लेखी कहा जाता है।
भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल पर। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 होती है या उससे कम होती है तो उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। लेकिन 5 तीव्रता वाला जो भूकंप होता है वहाँ पर क्या होता है, वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुँच सकती है। और 6.0 का जो होता है वो बहुत शक्तिशाली, और 7 वाला होता है सबसे अधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अब भूकंप से बचाव की तैयारी भी है, ये बच्चों के लिए है कि रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में रहना है। आग वाले स्थानों से और टूट सकने वाली चीज़ों से, खिड़कियों से दूर रहना है और सभी के बीच जागरूकता फैलानी है। अब देखिए यहाँ पर भूकंप लेखी जो यंत्र है इसको यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरीके का होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर मुख्य स्थलाकृतियों की। तो अपक्षय और अपर्दन, इन दो प्रक्रमों से कौन से अपक्षय और अपर्दन, इनसे दृश्य भूमि जो है वो लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है और भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो आपको अपर्दन और अपक्षय समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कि जो वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, कौन ले जाते हैं? वायु और जल, और फिर दूसरे स्थान पर क्या कर देते हैं? निक्षेपित कर देते हैं। फिर अपर्दन और निक्षेपण के जो प्रक्रम है ये पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। आगे बताया गया है नदी के कार्य। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये क्या करती है? जलप्रपात बनाती है, इस तरीके का। इसके बाद देखिए, विश्व में हजारों छोटे बड़े जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया आपका? एंजल, जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है एक जलप्रपात जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। और अफ्रीका में है आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात आपका कहाँ है? अफ्रीका में। इनके नाम आपको याद रखने हैं। आगे है कि जब नदी किसी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, यानी कि जब पर्वतों से बहकर आती है और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग, यानी कि इस तरीके के जो रास्ते होते हैं इन पर बहने लगती है। और इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। और विसर्पों के जो किनारे हैं इन पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ जो विसर्ग लूप है वो नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बन जाती है जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जैसे कि नदी के जो दोनों तट हैं उससे बाहर बहने लगेगी। इससे क्या होगा? निकटवर्ती क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। और ऐसी जो मिट्टी है और पदार्थों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। इससे क्या होता है? बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है जो कि काफ़ी उपजाऊ होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि ये देखिए नदी बह रही है इस तरीके से, और ये क्या है? ये विसर्प है, यानी कि नदी इस तरीके से जो आकृति बनाती है विसर्प है। और ये देखिए इस तरीके से जो थोड़ा सा पानी अलग हो जाता है उससे क्या बनती है? चाप झील बनती है। ये नदी के तटबंध है और अगर इनसे बाहर बहती है तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। अब क्या होता है कि जब समुद्र तक पहुंचती है तो वहाँ प्रवाह धीमा हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे बहने लगेगी और अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इनको क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? नदी इतनी धीमी हो जाती है, इतनी धीरे धीरे बहने लगती है कि अपने साथ लाए गए मलबे का जो निक्षेपण करने लगती है। और प्रत्येक वितरिका
वितरिका क्या है, मतलब नदी जो है ये बहती आ रही है और यहाँ जाकर ये अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत धीमी हो जाती है। तो ये क्या है, वितरिका है। तो ये वितरिका क्या करती है, अपने मुहाने का निर्माण करती है और मुहाने के अवसादों के संग्रह से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए मुख्य नदी इस तरीके से बहती आ रही है और यहाँ जाकर ये अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है और यही क्या है, वितरिका है। और ये जो है ये क्या है, डेल्टा है। आगे है हमारा समुद्री तरंग के कार्य। तो समुद्री तरंग के क्या कार्य हैं? समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनती हैं। समुद्री तरंगें क्या करती हैं, शैलों से टकराती हैं जिससे क्या होता है, उनमें दरार आ जाती है। फिर धीरे धीरे समय के साथ ये जब क्योंकि बार बार टकराएगी तो ये दरारें जो हैं बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इन्हीं को नाम दिया जाता है समुद्री गुफा। और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। यानी कि देखिए इस तरीके से यहाँ जब टकराएगी तो धीरे धीरे टकरा कर और होती जाएगी और बड़ा होता जाएगा तो यहाँ सिर्फ छत बचेगी। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, तटीय मेहराब बनते हैं जिनसे। ठीक है, क्योंकि कुछ भी यहाँ नहीं बचेगा, सिर्फ इस तरीके की आकृति रह जाएगी। और इस तरीके की आकृति आप जानते हैं क्या कहलाती है, मेहराब कहलाती है। तो यहाँ क्योंकि ये समुद्र में बन रहे हैं इसलिए इसे तटीय मेहराब कहेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, सिर्फ छत बचती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो अपरदन है वो छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। यानी कि ये छत है ये भी टूट जाएगी, सिर्फ दीवारें रह जाएंगी। और दीवार जैसी जो आकृति होती है इसको क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। आप देखिए यहाँ से प्रश्न बना था अभी जो लास्ट सीटेट हुआ था उस पर, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से पढ़नी है और बहुत ही ध्यान से समझनी है जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। हो सकता है आपके लिए चीज़ें बिल्कुल नई हो, तो आप अगर इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अब देखिए समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को क्या कहते हैं, समुद्र भृगु कहते हैं। और समुद्री तरंगे जो है किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। अब देखिए ये है क्या, गुफा, जैसे ये शैल है। अब इससे जब क्या होगा, जब तरंगे टकराएगी तो यहाँ एक मतलब गुफा जैसी बन जाएगी। अब जब बार बार टकराती रहेंगी तो क्या होगा, ये देखिए ये आर पार हो गया, यानी कि बीच में कुछ भी नहीं बचा, पूरी शैल तरंगों से टूट गई। तो अब ये जो आकृति आप देख सकते हैं, ये मेहराब जैसी आकृति यहाँ पर बन गई है। लेकिन समय के साथ क्या होता है, ये सब पूरा हट जाता है, सब कुछ टूट जाता है, सिर्फ दीवारें बचती हैं इस तरीके से। और इसको क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। अब बात करते हैं हिमनद के कार्यों की। तो हिमनद क्या है, हिमनद या हिमानी बर्फ़। हिमानी क्या है, बर्फ़ की नदियाँ। अब ये हिमनद जो है अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद जो है गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से क्या होता है, इन गर्तों में, इन गड्ढों में जल भर जाता है और वो क्या बन जाते हैं, सुंदर झील बन जाते हैं। फिर हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे बड़े बड़े शैल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप जो है हिमनद हिमोर का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं पवन क्या कार्य करती है। तो क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए, ये बच्चों के लिए है। फिर रेगिस्तान में जो पवन है वो अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार की शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, छत्रक शैल कहा जाता है। अब पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार जो है वो संकीर्ण और शीर्ष जो है वो विस्तृत होते हैं, क्योंकि जो नीचे से वहाँ से रेत हट जाता है इसलिए। अब पवन चलने पर क्या करेगी, अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है और जब पवन का बहाव रुकता है तो ये जो रेत होती है गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इसी को क्या कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर लेके जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। और चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं।
तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये जो चैप्टर है थोड़ा टफ है बाकी चैप्टर्स की अपेक्षा, लेकिन अगर आप इसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद है यहाँ के क्वेश्चन हैं जो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।